बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 5, और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक प्रीवियस लेक्चर की ही कंटिन्यूटी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने हाइड्रोजन हेलाइड्स की प्रेपरेशंस को डिस्कस किया और पर्टिकुलरली हाइड्रोजन फ्लोराइड को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया। आज हम बकिया हाइड्रोजन हेलाइड्स इंक्लूडिंग हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रॉपर्टीज को, कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहरहाल आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। हाइड्रोजन हेलाइड्स जनरल टर्म है, यानी हेलाइड्स रिप्रेजेंट्स द फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, यानी जो 7th A ग्रुप के मेंबर्स हैं। और इसमें हम यूजुअली एस्टाटीन को डिस्कस नहीं करते क्योंकि एस्टाटीन एक रेडियो एक्टिव हैलोजन है। तो बहरहाल कुछ हम लोग आज प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और ये स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ही आप वैन डर वाल्स फोर्सेस का नाम देते हैं। मैंने कह तो दिया, इवन हमारी फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 4 में भी उसने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और वैन डर वाल फोर्सेस को सेम कहा, हालांकि इनमें थोड़ा सा टेक्निकल फर्क है। बहरहाल हमारा वो टॉपिक नहीं। मैंने सिंपल आपसे ये बात कही कि किसी भी सब्सटेंस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन, बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज वो रिलेटेड होती हैं स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। याद रखिएगा, किसी सब्सटेंस में जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी जितनी स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी, उस सब्सटेंस की जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं, थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स हैं जो हीट डिपेंडेंट हैं, उनकी वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। मसलन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज में जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन, ये भी उतनी उसमें क्या होगी, ज्यादा। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 आप लोगों ने 4 तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ी हैं। वो 4 फोर्सेस थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, जिसे आप डिबाय फोर्सेस भी कहते हैं, और फाइनली आपने डिस्कस की थी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। मैं अगर इन चारों फोर्सेस की आपके सामने स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखूं तो याद रखिएगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर डाइपोल डाइपोल फोर्स है, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स है, और फाइनली इनमें जो वीकेस्ट फोर्स है दैट इज लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। गोया मैंने जैसे टॉपिक के शुरू में कहा कि अगर किसी मटेरियल में, किसी सब्सटेंस में जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, उतने उसके थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू उतनी ज्यादा होंगी, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं उस सब्सटेंस में मौजूद स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। तो गोया ये बात तय हुई कि अगर किसी सब्सटेंस में
हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो यकीनन उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगी, ज्यादा। और एक ऐसी सब्सटेंस जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन फोर्स है, तो यकीनन उसका बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, फ्यूजन क्या होगी, कम। तो ये ऑर्डर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितनी स्ट्रॉन्गर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उतनी उसकी वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा। एक बात। अब ये मैंने आपको एक बेस समझा दी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। अब अगर मैं आपके सामने अपने आज के पर्टिकुलर सब्सटेंसेस यानी हाइड्रोजन हैलाइड्स की बात करूं, तो मैंने आपके सामने सबसे पहले एक टेबल रख दिया जिसके एक कॉलम में मैंने हाइड्रोजन हैलाइड यानी HF, HCl, HBr, HI लिख दिया, और दूसरे कॉलम में मैंने फ्लोरीन और हाइड्रोजन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज लिख दी, और तीसरे कॉलम में मैंने इनका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख दिया। गोया इस टेबल से आपको ये बात का अंदाजा हो चुका कि सर सबसे ज्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी HF में है और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस HI में है। ऐसा नहीं कि HI में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम या जीरो है इसमें भी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी HI में, बट HF की निस्बत क्या है, कम। ये टेबल रखने का एक मकसद था आपके सामने, और वो मकसद ये था कि आपको इस बात का अंदाजा हो जाए कि जितने भी हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं इनमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से इनमें पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पोल्स बन जाते हैं। गोया जितने भी हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं ऑल आर पोलर इन नेचर। हाँ, इनकी पोलैरिटी की मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा हो सकती है, जैसे HF हाईली पोलर होगा तो HI लीस्ट पोलर होगा। एक बात, इस टेबल से एक कंक्लूजन यही निकला कि ऑल हाइड्रोजन हैलाइड्स आर पोलर। एक बात, एक और टेबल आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये हम डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह इस लेक्चर में, और वो टेबल है डाइपोल मोमेंट का। अगेन मैंने एक कॉलम में हाइड्रोजन हैलाइड रख दिए और दूसरे कॉलम में डाइपोल मोमेंट आपके सामने रख दी, जिसे डिबाई में जाहिर किया गया। आपने अगेन फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 में डाइपोल मोमेंट का टॉपिक पढ़ा है। याद रखिएगा कि डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो गोया अभी आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टेबल भी पढ़ा, सबसे ज्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी HF में है, जिसका मतलब यह हुआ कि सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट HF की होगी, और चूंकि HI में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, तो इसकी डाइपोल मोमेंट भी सबसे कम होगी। आपके सामने वैल्यूज। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, मैं जस्ट आपकी बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके सामने दो पैरामीटर्स मैंने रखे थे, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का और दूसरा डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज का। इन दोनों बातें का मकसद ये था कि आपको एक बात क्लियर हो जाए कि हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या हैं, पोलर इन नेचर। एक और बात भी याद रखिएगा कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो पोलैरिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डाइपोल मोमेंट। जितनी उस मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी, उसकी पोलैरिटी भी उतनी ज्यादा होगी। बहरहाल, अब मैं अपने इन दो बेसिक जो प्रॉपर्टीज मैंने आपके सामने रखी थी टेबल्स की शक्ल में, मैं यहां से कंक्लूड करने लगा हूं बातें। जरा गौर कीजिएगा, वो बात क्या है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस फ्रॉम HF टू HI। ये HF से HI तक डिक्रीज करती है, और अगर आप खास कर गौर करें तो फिर HF की तो मैक्सिमम है ना, HCl से HI में तो ज्यादा अगर कमी आ जाती है तो ये क्या है, इसका क्या मतलब है, प्रोबेबली डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरमॉलिक्यूलर बाइंडिंग ऑफ हैवियर
हाइड्रोजन हेलाइड्स। तो मैंने इसमें ये बात कही कि चूंकि HCl से HI तक आते हुए डाइपोल मोमेंट कम हो रही है, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है, पोलैरिटी कम हो रही है, तो इनमें जो डाइपोल फोर्सेस के चांसेस हैं वो कम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस क्या हैं, कम है। इनमें और तरह की फोर्सेस हैं। एक फोर्स का जिक्र हमारी बुक पे था, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स का। एक और आपको बता देता हूं कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का भी इसमें रोल होगा। यानी जितने हैवियर मेंबर होंगे HCl से HI की तरफ, अगर उनकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन इंक्रीज करती है, तो इसका मतलब है कि उनमें डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रही है, उनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रही है। याद रखिएगा, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन ऑल काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स वेदर दे आर पोलर और नॉन पोलर। हाँ, एक बात ये जरूर है कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है। एक बात, यहीं पे एक और बात भी याद रख लीजिए कि स्ट्रेंथ ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ मॉलिक्यूल। जितना किसी मॉलिक्यूल का साइज बढ़ा, उसमें लंदन फोर्सेस की मैग्नीट्यूड भी उतनी ज्यादा होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिक सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस कर ली। मैं अगेन आपके सामने फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ का ऑर्डर रख रहा हूं ताकि आपको एक दफा दोबारा रिवाइज हो जाए। इसको जहन में रखना है, जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसकी पैरामीटर्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टी का पैरामीटर है, थर्मोडायनामिक पैरामीटर, वो भी उतना ज्यादा होगा। आइए अब वन बाय वन कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल से डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले है फिजिकल स्टेट ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। याद रखिएगा, ऑल हाइड्रोजन हेलाइड्स एक्सेप्ट HF आर गैसेस। HF जो है दैट इज वोलाटाइल लिक्विड। मैंने आपके सामने अगेन एक कॉलम में एक तरफ हाइड्रोजन हेलाइड रख दिया, दूसरी तरफ मैंने इनकी स्टेट्स रख दी। तो आपको अंदाजा होगा कि HF के अलावा बाकी सारी की सारी क्या हैं, गैसेस, कलरलेस गैसेस हैं। HF क्या है, वोलाटाइल लिक्विड। यहीं पे आपके जहन में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि सर ऐसी क्या वजह है कि HF लिक्विड है, बाकी तमाम गैसेस हैं। तो कोई बात परेशानी वाली बात नहीं। अगर HF लिक्विड है और बाकी गैसेस हैं, तो इसका मतलब है HF में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा, और बकिया में क्या होगी, कम। याद रख लीजिएगा, ये आने वाले टॉपिक में भी यही कंसेप्ट बार बार इस्तेमाल होगा कि जो HF है इसमें डोमिनेंटली हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, सबसे स्ट्रॉन्ग अमंग ऑल हाइड्रोजन हेलाइड्स, सबसे स्ट्रॉन्ग, इवन होती ही HF में सबसे स्ट्रॉन्ग। HCl में मौजूद है हमारे पास डाइपोल फोर्सेस, और बकिया में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद। गोया अगर HF में लिक्विड फॉर्म में है, तो इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। यहां तक ये आपको बात क्लियर हो गई। तो चूंकि फोर्सेस की मैग्नीट्यूड चेंज होती है, इसकी वजह से इनकी फिजिकल स्टेट भी क्या होती है, चेंज। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी हेडिंग में आपको मैं एक और बात बता दूं। एक टर्म होती है हाइड्रोजन हेलाइड, एक टर्म होती है हाइड्रोलिक एसिड। जैसे एक टर्म है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक टर्म है हाइड्रोजन क्लोराइड। याद रखिएगा, ये जो हाइड्रोजन हेलाइड है ना, इस वक्त HX मौजूद है इन गैसियस स्टेट। और जब आप बोलते हैं ना हाइड्रोलिक एसिड, इसका मतलब है अब आपने उस HX का पानी में क्या बना लिया, सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन क्लोराइड इज गैसियस फॉर्म ऑफ HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द सॉल्यूशन ऑफ HCl। ये बहरहाल आपके कॉन्सेप्ट के लिए बात। सेकेंड प्रॉपर्टी पे आ जाइए, कलर। वैसे तो मैं अभी ये पिछली प्रॉपर्टी में डिस्कस कर आया। याद रखिएगा कि ऑल हाइड्रोजन हेलाइड्स आर कलरलेस। ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक और प्रॉपर्टी है स्मेल। स्मेल याद रखिएगा, वैसे हमारी बुक वाले ने तो कहा है कि ये जितने भी हाइड्रोजन हेलाइड्स हैं, दे ऑल हैव इरिटेटिंग
इरिटेंट होते हैं, ये चुभने वाले होते हैं, ये नाखुशगवार होती हैं इनकी स्मेल। तो बहरहाल ये ऑलमोस्ट सारे हैं, लेकिन मैंने पर्टिकुलरली हर एक को स्पेसिफाई कर दिया कि किसकी स्मेल किस तरह की है। एक और बात याद रखिएगा कि ये जो हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, दीज फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर, यानी नमी वाली एयर में ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। अब मैं आपके साथ डिटेल से प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूंगा, इनका रिलेशन, इनके फैक्टर्स, और फिर कंक्लूड भी करता जाऊंगा। मेल्टिंग पॉइंट याद रखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के, जिसमें जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। एक बात। एक और बात याद रखिएगा कि किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट ना सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है, बट मेल्टिंग पॉइंट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में जितने क्लोज, जितनी टाइट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होगी, याद रखिएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। गोया बात ये तय हुई कि मेल्टिंग पॉइंट के दो फैक्टर्स हैं, एक तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के, दूसरा ये क्रिस्टल अरेंजमेंट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। जितनी टाइट पैकिंग, मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा। मैंने आपके सामने एक टेबल रख दिया, इस टेबल में मैंने एक तरफ हाइड्रोजन हैलाइड लिख दिया और दूसरी तरफ मैंने मेल्टिंग पॉइंट लिख दिया। अगर आप गौर करें तो HF का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, फिर HCl का कम, HCl से ज्यादा है HBr का, HBr से ज्यादा है HI का। ये इनका मेल्टिंग पॉइंट का क्या है ऑर्डर। अगर HF का HCl से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि HF में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HCl में क्या मौजूद है, डाइपोल डाइपोल फोर्स। और अगर आप HBr और HI को डिस्कस करते हैं तो HBr से HI तक आते हुए चूंकि साइज इंक्रीज करता है, लंडन फोर्स इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से HI का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये HBr से क्या है, ज्यादा। इसमें एक और एक्सेप्शन भी याद रखिएगा कि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HI में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है, या इसमें इंड्यूस्ड फोर्सेस मौजूद हैं। गौर करें HF का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम, और HI का क्या है, ज्यादा। आप देख सकते हैं फिगर से भी, एग्जैक्ट वैल्यू से भी। तो इसकी वजह मैंने आपको पहले भी बताई ना कि ये सिर्फ फोर्सेस पे नहीं बल्कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे भी क्या करता है, डिपेंड। इसका मतलब है HI में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। अगेन याद रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा, उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। याद रखिएगा कि जितने भी हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं उनमें सिर्फ HF ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट बकिया तमाम HCl, HBr, HI की निस्बत क्या होगा, ज्यादा। यही बात है कि मैंने आपके सामने अगेन एक टेबल रख दिया जिसके एक कॉलम में मैंने हाइड्रोजन हैलाइड लिख दिया और दूसरे कॉलम में उनका बॉइलिंग पॉइंट। तो आप देख सकते हैं कि HF का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है, फिर HCl का कम, यानी आप ऐसे समझ लें कि हम इस ग्रुप को ना दो हिस्सों में डिवाइड करके चला करेंगे। एक HF जो कि बिल्कुल एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, और फिर HCl से HI की तरफ। तो HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली ज्यादा होगा। फिर HCl से HI पर आते जाते हैं तो क्या होता है, साइज के इंक्रीज करने की वजह से, लंडन डिस्पर्शन फोर्स बढ़ने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करता है, इंक्रीज। आप में से किसी स्टूडेंट के जहन में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, सर आपने अभी कहा कि HCl के अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्स है। नो डाउट HI में भी डाइपोल डाइपोल फोर्स है, लेकिन इसके साथ मिल जाती है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, इंड्यूस्ड फोर्सेस मिल जाती हैं। तो सर क्या HI का बॉइलिंग पॉइंट कम और HCl का ज्यादा नहीं होना चाहिए? मैं आपको इसकी एक देसी सी मिसाल देता हूं। नो डाउट HCl में डाइपोल डाइपोल फोर्स है, HI में लंडन है डाइपोल डाइपोल फोर्स के साथ,
लेकिन फिर भी HI का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। इसकी मिसाल ऐसे समझ लीजिए, बड़ी देसी सी मिसाल, अगर एक पहलवान से एक बच्चा लड़ने जाता है तो यकीनन मार किसको पड़ेगी? उस बच्चे को। लेकिन अगर उसी पहलवान के साथ 50 बच्चे लड़ने जाते हैं तो मार किसको पड़ेगी? यकीनन अब पहलवान को पड़ेगी। अब जब एक बच्चा लड़ने गया था तब भी पहलवान की ताकत, स्ट्रेंथ वही थी। जब 50 बच्चे लड़ने गए थे पहलवान की तब भी स्ट्रेंथ वही थी, लेकिन 50 बच्चों की दफा पहलवान को मार पड़ी क्योंकि बच्चों की मैग्नीट्यूड क्या कर गई? इंक्रीज। जनरली डाइपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ ही क्या होती है? ज्यादा, लेकिन HI में आयोडीन का साइज इतना ज्यादा हो गया कि ये HCl में मौजूद डाइपोल फोर्सेस को भी क्या कर गया? ओवरकम कर गया, क्योंकि बाहर हाल जो HI है उसमें डाइपोल भी है और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी मौजूद है। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास है, चलें इसमें एक और चीज भी देख लीजिएगा। ये बात आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी होगी, याद रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली रिलेटेड होता है वॉलेटिलिटी ऑफ लिक्विड। जितना किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना, उसकी वॉलेटिलिटी क्या होती है? उतनी कम। इसका मतलब अगर HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा तो इसकी वॉलेटिलिटी क्या होगी? सबसे कम। ये आपके लिए इंटरेस्ट के लिए। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी है हीट ऑफ फ्यूजन एट मेल्टिंग पॉइंट, और हीट ऑफ फ्यूजन के मैंने यूनिट्स लिख दिए किलो जूल पर मोल। हीट ऑफ फ्यूजन है क्या? थोड़ा सा सुन लें। हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज 1 atm। यानी हीट की वो मिकदार जो किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करती है इसके मेल्टिंग पॉइंट पर, that amount of heat is called heat of fusion। और याद रखिएगा कि heat of fusion भी directly proportional है strength of intermolecular forces की, जिसमें जितनी strong intermolecular force उसकी heat of fusion भी उतनी ज्यादा होगी। अगेन आपके सामने heat of fusion का मैंने टेबल रख दिया। HF की सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग हैं, और फिर हीट ऑफ फ्यूजन HCl से HI तक इंक्रीज करती जाती है क्योंकि साइज के बढ़ने की वजह से लंदन फोर्सेस की मैग्नीट्यूड क्या करती जाती है? इंक्रीज कर जाती है। मैं आपको वैसे पहले भी बता चुका कि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HCl में डाइपोल फोर्स, HBr और HI में भी डाइपोल फोर्स है, लेकिन इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम है। लंदन फोर्स की मैग्नीट्यूड थोड़ी सी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन ली एट बॉइलिंग पॉइंट, और इसको जाहिर करते हैं यूनिट के लिए किलो जूल पर मोल। लफ्जों पे गौर करें। वेपोराइजेशन यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज 1 atm। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं। आम जुबान में हीट की वो मिकदार जो किसी लिक्विड को उसके वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगेन याद रखिएगा कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के, जिसमें फोर्सेस ज्यादा उसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी ज्यादा होगी। आपके सामने मैंने ये बात लिख दी, टेबल में 100% वही है। HF की मैक्सिमम, फिर HCl से HI तक क्या करती है? इंक्रीज करती है। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बहुत इंटरेस्टिंग। याद रखिएगा फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 में आपने पढ़ा था रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, एक एंडोथर्मिक, एक एक्सोथर्मिक। याद रखिएगा products formed in exothermic reactions are usually more stable than endothermic reactions। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनती है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू उस प्रोडक्ट के जो एंडोथर्मिक रिएक्शन में बनती है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का एनर्जी कंटेंट है वो कम और रिएक्टेंट का ज्यादा होता है। और ये आपने ये बात भी पढ़ी है कि स्टेबिलिटी का और एनर्जी का आपस में क्या है? इनवर्स रिलेशन।
जितनी एनर्जी कम, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करने लगा हूं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, तो जितनी ज्यादा किसी हाइड्रोजन हैलाइड के बनते हुए हीट ज्यादा खारिज होगी, इसका मतलब है कि उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। अगेन मैंने आपके सामने एक टेबल रखा जिसके एक कॉलम में मैंने हाइड्रोजन हैलाइड और दूसरे कॉलम में मैंने इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रख दी। आप गौर करें कि HF की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सबसे ज्यादा है, यानी ये बनने के दौरान कितनी रिलीज करता है, 270 माइनस जस्ट शोज कि यहां पे हीट क्या हुई है, रिलीज। यानी H और F की स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, ये थर्मली मैक्सिमम स्टेबल है। जब ये बनता है तो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है, H और F के दरमियान में बनने वाला बॉन्ड मैक्सिमम स्टेबल होता है। और अगर आप गौर करें HI पर, तो आपको अंदाजा होगा कि HI में हीट रिलीज नहीं होती, उल्टा एब्जॉर्ब हो रही है, दैट इज 26 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है कि HI का जो बॉन्ड है H और I में, ये सबसे लेस स्टेबल है अमंग ऑल द बॉन्ड्स ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब इसकी भी थोड़ी सी वजह सुन लीजिए। याद रखिएगा कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के या बॉन्ड एनर्जी के, और बॉन्ड एनर्जी का और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। जितनी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। एक और बात याद रख लीजिएगा कि जितना किसी एटम का साइज छोटा, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, और स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा। HF के केस में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी आपने पढ़ा मैक्सिमम आता है, जिसकी वजह से बनने वाला बॉन्ड सबसे स्टेबल होता है, और HI में लेस स्टेबल है। बकिया में भी हीट रिलीज होती है, HCl में भी हीट रिलीज होती है, दैट इज -92, और फिर इसी तरह HBr में भी है -36। तो बहरहाल ये मैंने डिटेल से भी बात आपसे की। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स है बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। वैसे ये भी मैं डिस्कस कराया, दोबारा देख लें कि बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम, यानी जिनके दरमियान में बॉन्ड बनने जा रहा है। तो टेबल आपके सामने है, आपको पता होगा कि HF में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, HF में साइजेस ऑफ एटम सबसे छोटे। इसका मतलब है कि इनकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, सबसे ज्यादा। इसका मतलब ये भी होगा कि इनमें बॉन्ड हाईली पोलर होगा, क्योंकि बेसिकली हैं तो सारे कोवलेंट बॉन्ड, HF में भी कोवलेंट है, HI में भी कोवलेंट है, सब में कोवलेंट बॉन्ड है हाइड्रोजन और हेलोजन के दरमियान में। लेकिन HF में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बॉन्ड की पोलैरिटी सबसे ज्यादा, और स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती। फैक्टर्स वही हैं जो आप लोगों ने पढ़े, मैक्सिमम स्टेबल बॉन्ड HF का, लीस्ट स्टेबल बॉन्ड HI का। ऑर्डर भी मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूं। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स बॉन्ड लेंथ इन पिकोमीटर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, यानी H और हैलाइड के दरमियान में जो बॉन्ड है उसकी लेंथ। शॉर्टकट आपके सामने फिर रखे देता हूं। याद रखिएगा कि बॉन्ड लेंथ हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एटम के। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ये दो फैक्टर जहन में रख लीजिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा। आप टेबल से भी देख लीजिए कि सबसे कम बॉन्ड लेंथ HF की है और सबसे ज्यादा HI की है। HF में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, HF में F का साइज सबसे छोटा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, जबकि HI की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा। माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसमें हेडिंग है जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, दैट इज डिसोसिएशन इनटू एलिमेंट्स। यानी वो जो हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं जब वो टूटेंगे, जैसे HX है तो ये टूट के अपने एलिमेंट्स H और X में हाइड्रोजन और हेलोजन में जाता है, उसके लिए एनर्जी कितनी है। अगेन याद रखिएगा कि ये जो डिसोसिएशन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the strength of bond या bond energy which is directly proportional to the difference of electronegativity which is inversely proportional to the size of atom। और ये जो डिसोसिएशन एनर्जी है ये मैंने ली है 1000 डिग्री सी में इन परसेंटेज के कितने परसेंट, 1000 डिग्री सी पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यानी वेरी हाई टेम्परेचर। अब देख लें कि आपके सामने जो टेबल मैंने रखा इसमें पता चलेगा कि 1000 डिग्री सी पे भी जाके HF की डिसोसिएशन नहीं होती।
अंदाजा कर लीजिए कि HF में कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि 1000 डिग्री सी पे भी डिसोसिएशन नहीं हो रही। लेकिन जैसे जैसे आप HF से HCl, HBr, HI डाउन द ग्रुप आते जा रहे हैं, डिसोसिएशन की परसेंटेज इंक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि अब साइज के बढ़ने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है? कम हो रही। लास्ट जो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज डाइपोल मोमेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू और हम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू और इसका यूनिट है डिबाई। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले भी बता के आया कि डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो जितना दो एटम के दरमियान, हाइड्रोजन हैलाइड के दरमियान जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, डाइपोल मोमेंट भी उतनी ज्यादा। चेक कर लीजिए, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट HF में है और मिनिमम HI में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो हमारी बुक ने टेबुलेटेड फॉर्म में रखी। अगर मैं बुक वाला टेबल भी आपके सामने रिप्रेजेंट कर दूं तो ये वो बातें थी। बुक वाले ने हर एक को अलग-अलग डिस्कस नहीं किया, मैंने हर एक को अलग-अलग डिस्कस किया और अब आपके सामने वो बुक का जो टेबल है वो सारे को एकदम एक दफा भी रिप्रेजेंट कर दिया। आइए अब मजीद थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स की, जिनमें जिक्र भी होगा केमिकल प्रॉपर्टीज का। अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, यानी हाइड्रोजन हैलाइड्स की रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर जो काम करते हैं, इनकी स्ट्रेंथ क्या है। थोड़ा सा बता दूं कि वैसे तो बहुत डिटेल से हमने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर्स में, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? जो किसी दूसरे की रिडक्शन करे, खुद की क्या करे? ऑक्सीडेशन। याद रखिएगा कि ऑल हाइड्रोजन हैलाइड्स एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, जितने भी हैं HF, HCl, HBr, HI, ऑल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। और अगर मैं इनके रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करने की सलाहियत या स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाऊं तो आप देख सकते हैं कि सबसे वीक HF रिड्यूसिंग एजेंट है और फिर HCl उससे स्ट्रॉन्गर, फिर HBr और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग हाइड्रोजन हैलाइड्स इज HI। अब जहन में क्वेश्चन आता है, जहन में क्वेश्चन ये आता है कि सर ऐसी क्या वजह है कि HF वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और HI मैक्सिमम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है अमंग हाइड्रोजन हैलाइड्स। दो वजूहात बताऊंगा, इंशाल्लाह आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? जो दूसरे की रिडक्शन करे, खुद की ऑक्सीडेशन करे। खुद यानी अगर हाइड्रोजन हैलाइड रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करना चाहते हैं तो उनको अपनी ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगी। किसी दूसरे के साथ जब रिएक्शन करें तो उसकी क्या करवाना पड़ेगी? रिडक्शन। माय डियर स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन की बेशुमार डेफिनेशंस हैं। दो बातें आपके सामने रखता हूं ऑक्सीडेशन। याद रखना, ऑक्सीडेशन वो है जिसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हो, हाइड्रोजन निकल जाए किसी स्पेशीज से। ऑक्सीडेशन वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो। अगर कोई स्पेशी हाइड्रोजन को निकालती है या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती है खुद से, तो वो एक अपनी क्या करवाएगी? ऑक्सीडेशन, किसी दूसरे की रिडक्शन, और काम करेगी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। अब दो बातें हैं कि क्यों HF वीक है और क्यों HI स्ट्रॉन्गेस्ट है। एक तो याद रखिएगा कि वजह यह है कि HI इज थर्मली अनस्टेबल। HI की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं है, HI की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत ही कम है, ये थर्मली अनस्टेबल है। यानी ये फटाफट H और I का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहां से H क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है, खुद की ऑक्सीडेशन, और ये H जो रिलीज हुआ किसी दूसरे में ऐड होकर उसकी क्या करता है? रिडक्शन। HF की थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, यानी ये स्टेबल है, ये इसका बॉन्ड डिसोसिएट नहीं होता। इसका मतलब ये H रिलीज करके खुद की ऑक्सीडेशन भी नहीं करवाता, यानी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं होता। दूसरी बात, HI में जो आयोडाइड है इसका साइज बड़ा होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या हो जाता है? आसान। HF में
F का चूंकि साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या हो जाता है, मुश्किल। तो चूंकि HI में आयोडाइड का साइज बड़ा, ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज कर देगा, यानी खुद की ऑक्सीडेशन और किसी दूसरे की क्या करवा देगा, रिडक्शन। तो दो बातें हो गई, एक थर्मल स्टेबिलिटी के लिहाज से और एक साइज के लिहाज से करती। अब ये बात तय हो गई कि HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। याद रखिएगा कि जब भी हाइड्रोजन हेलाइड्स, HI है, HF है या HCl है, हाइड्रोजन हेलाइड्स किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं, तो हाइड्रोजन हेलाइड में मौजूद जो हेलाइड है ये खुद को एलिमेंटल हैलोजन में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब HI सल्फर के साथ रिएक्शन करके आयोडीन और H2S बनाता है तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसे आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन में गौर करें, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन हेलाइड था, रिएक्शन के बाद एलिमेंटल हैलोजन यानी I2 में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर मैं आपके सामने ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी लगा दूं तो रिएक्टेंट में HI में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, जबकि प्रोडक्ट में जाके I2 में 0, -1 से 0 में गया, क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। रिएक्टेंट में सल्फर में ऑक्सीडेशन स्टेट की सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, प्रोडक्ट में जाके H2S बना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है -2, 0 से -2 में गया यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर गई, तो इसकी क्या हो गई, रिडक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लास्ट जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। याद रखिएगा कि हम ये डिस्कस करेंगे कि ये क्यों एसिड है और इनकी स्ट्रेंथ क्या है, कि इन वाटर हाइड्रोजन हेलाइड्स गिव, हाइड्रोजन हेलाइड HX, अगर वो HF है तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, अगर वो HCl है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड हाइड्रोआयोडिक एसिड। यानी जब आप HX को पानी में डालते हैं तो इनका क्या बन जाता है, सोल्यूशन, यानी हाइड्रोलिक एसिड जनरल टर्म है, या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड और हाइड्रोआयोडिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। याद रखिएगा कि अगर मैं तमाम हाइड्रोजन हेलाइड्स में यानी जो एसिड्स हैं इनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाऊं तो याद रखना सबसे वीक एसिड HF है, फिर HF से स्ट्रॉन्ग HCl, इससे स्ट्रॉन्ग HBr और मैक्सिमम जो एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है दैट इज HI। अंडरस्टूड सी बात है कि अगर HF एक वीकर एसिड है तो इसकी आयोनाइज होके H पॉजिटिव देने की सलाहियत क्या होगी, सबसे कम होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसी पॉइंट में आपकी एक्सरसाइज का जो रिपीटेडली बोर्ड्स में के पेपर में आता है वो भी रिपीट कर दूं। क्वेश्चन नंबर 7 का B पार्ट, व्हाई HF इज वीकर एसिड देन HCl, कि जो HF है ये HCl की निस्बत वीकर एसिड क्यों। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि जो एसिड है वो एक ऐसी स्पीशीज है विच हैव द कैपेबिलिटी टू रिलीज H+ साइन प्रोटॉन। याद रखना एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस स्पीशीज की H+ को रिलीज करने की सलाहियत। जितनी कोई स्पीशीज इजीली जल्दी H+ को रिलीज करेगा, इसका मतलब है उस स्पीशीज की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। अब अगर आप HF की बात करते हैं तो आपने पढ़ा कि HF में स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ड्यू टू ग्रेटर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक और शॉर्टकट भी आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, मैं दोबारा बता देता हूं कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। HF में मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसका मतलब है इसमें मौजूद हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम है। अगर आप HF का स्ट्रक्चर देखें तो आपको अंदाजा होगा कि HF के स्ट्रक्चर में ये जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है ये इंट्रैप्ड होती है बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम। एक फ्लोरीन के साथ ये डॉटेड लाइन से ज़ाहिर किया हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होती है और एक के साथ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है जो हाइड्रोजन बॉन्ड से भी क्या है, स्ट्रॉन्गर। इसका क्या मतलब हुआ कि जब कोवलेंट बॉन्ड भी स्ट्रॉन्गर है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी स्ट्रॉन्गर है, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन इंट्रैप्ड हो गई, दो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ने इसको होल्ड करके रखा है, तो इजीली H रिलीज नहीं हो सकता, जिसकी वजह से HF एक अच्छा एसिड भी नहीं कहलाता।
इसके बरक्स अगर मैं HCl की बात करता हूं तो HCl में सिंपल डाइपोल डाइपोल फोर्स मौजूद होती है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड की निस्बत वीकर होती है। HCl इजीली अपना H को रिलीज करके एक अच्छा एसिड बन जाता है। और अगर मैं आपके लिए बात कर दूं HBr HI तो इनमें तो डाइपोल डाइपोल फोर्स की मैग्नीट्यूड और कम हो गई, यानी दे कैन इजीली रिलीज H+ टू एक्ट एज एसिड। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HI और वीकेस्ट HF। ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन मैं एक और शॉर्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 का A पार्ट रख दूं। वो क्या है कि हाउ हैलोजन एसिड आर आयोनाइज्ड इन वाटर। तो आपके सामने HX जब पानी में डालते हैं तो हाइड्रोनियम आयन H3O+ और साथ में हेलाइड आयन बन जाता है। और मैंने जनरल इक्वेशन भी जनरल इक्वेशन के साथ एक दो पर्टिकुलर इक्वेशंस भी रखे। तो ये बहरहाल 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ साथ। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स कि आज की आपको बातें अच्छे से क्लियर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए लेक्चर में। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।